हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर लेक्चर है अपना है लाग्रांज का नियम, या इस टॉपिक का दूसरा नाम है हेल्महोल्ट्ज संबंध, लाग्रांज लॉ और हेल्महोल्ट्ज रिलेशन। इससे पहले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था आव्यय का ज्या प्रतिबंध, और आज अपन पढ़ेंगे लाग्रांज का नियम। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में हमें अपन डिस्कस करेंगे कि ये दोनों नियम कहां कहां पर काम में आते हैं। लाग्रांज का नियम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम में हेल्महोल्ट्ज संबंध से भी टॉपिक पूछ सकता है। तो काम क्या आता है, अपन ने पढ़े आवर्धन तीन प्रकार के, पार्श्व आवर्धन, अक्षीय आवर्धन और कोणीय आवर्धन, एमटी, एमए और एम थीटा। जिसमें से पहला जो आवर्धन है मैग्निफिकेशन है, लेटरल मैग्निफिकेशन, पार्श्व आवर्धन, उसका मान ज्ञात किया जाता है लाग्रांज के नियम से। तो क्या लिखना है, इस नियम की सहायता से पार्श्व आवर्धन का मान ज्ञात किया जाता है। लेकिन पार्श्व आवर्धन का मान तो वो टॉपिक भी अपन ने जो पढ़ा था उससे भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात। तो इसमें नया क्या है, तो नया मैं आपको बता देता हूं कि ये काम क्या करता है। इसको अपन लिखें, इस नियम का उपयोग, इस नियम का उपयोग, एक नया नाम आएगा सह अक्षी। इस नियम का उपयोग सह अक्षी निकाय की सहायता से पार्श्व आवर्धन इस नियम का उपयोग सह अक्षीय निकाय की सहायता से पार्श्व आवर्धन का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आपको तो सीधा ध्यान रखना है कि लाग्रांज का नियम क्या काम आता है, पार्श्व आवर्धन का मान ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। लेकिन एक नया वर्ड है इसमें कि सह अक्षीय निकाय की सहायता से। यह क्या करता है कि जैसे ये कोई गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, इस गोलीय अपवर्तक पृष्ठ की है मुख्य अक्ष, इसमें बिंब और प्रतिबिंब बना के अपन पार्श्व आवर्धन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बात आती है कि लाग्रांज के नियम की जरूरत क्यों पड़ी। इंपॉर्टेंट, लाग्रांज पार्श्व आवर्धन निकालता है, लेकिन इसका निकालने का मेथड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या करेगा, सह अक्षीय निकाय का उपयोग करके। सह अक्षीय निकाय ऐसा निकाय है जिसमें दो या दो से अधिक लेंस, दर्पण या गोलीय अपवर्तक जो पृष्ठ है उनका उपयोग करके निकालता है। सह अक्षीय का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक ये लेंस या दर्पण या गोलीय अपवर्तक पृष्ठ ले ले और सभी की एक्स एक ही रख दे, तो इसको बोलते हैं सह अक्षीय निकाय। यानी दो या दो से अधिक अपवर्तक पृष्ठों की एक्स एक ही हो, यानी एक ही अक्ष के ऊपर स्थित हो सभी, तो उसको बोलते हैं सह अक्षीय निकाय। तो अपने वाला मेथड क्या था कि एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ लेके अपन ने प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात करके पार्श्व आवर्धन अपन ने ज्ञात किया था। यह क्या करता है, एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के स्थान पर दो या दो से अधिक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ का उपयोग करता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, सभी की एक्स एक ही रखी, सभी को एक ही एक्स पर, जैसे यहां लगा दिया पृष्ठ, यहां लगा दिया, यहां लगा, एक्स सभी की एक ही रखी, इसलिए इसको बोलते हैं सह अक्षीय निकाय। और इस सिस्टम का यूज करके लाग्रांज क्या करता है, पार्श्व आवर्धन का मान ज्ञात करता है। तो ध्यान रखना है, इस नियम का उपयोग सह अक्षीय निकाय की सहायता से पार्श्व आवर्धन का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इंग्लिश में मैं लिख देता हूं इसको, दिस लॉ is determined to value of lateral magnification
फोर कोएक्सियल सिस्टम। दिस लाई डिटरमाइन टू वैल्यू ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन। इस नियम का उपयोग किया जाता है पार्श्व आवर्धन का मान ज्ञात करने के लिए फॉर कोएक्सियल सिस्टम, सह एक्सियल अंशों का या सह एक्सी निकाय का उपयोग करके। तो इसके लिए अपन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं कि लाग्रांज का नियम, जिसका दूसरा नाम हेल्महोल्ट्ज संबंध है, इसके लिए अपने गोलीय अपवर्तक पृष्ठ लेते हैं। ये लिया अपन ने कोई गोलीय अपवर्तक पृष्ठ और ये है इसकी मुख्य अक्ष। इसमें ध्यान रखना 2 या 2 से ज्यादा भी अपन अपवर्तक पृष्ठ ले सकते हैं। इसका निकाल कुछ नहीं है, पार्श्व आवर्धन वैसे ही निकालने का मेथड है, लेकिन इस ये लाग्रांज का नियम क्या है इसको अपन चेक कर रहे हैं पहले। तो यहां अपन ने मान लिया कि ये गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है AB, जिसका ध्रुव O है। एक ध्यान रखना कि ये जो है इसको अपन O डैश मान सकते हैं और ये दूरी अपन नेगलेक्ट करते हैं। तो यहां अपन ने एक बिंब रखा और बिंब का नाम रख दिया, इस पॉइंट को P और इसको कह दिया P डैश। एक प्रकाश की किरण यहां से निकलेगी, इस पृष्ठ के ऊपर गिरेगी और इस पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात यहां से जाएगी। तो यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। एक प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र C से होकर अपन यहां से निकालते हैं। तो काफी पीछे के जो अपन ने टॉपिक किए हैं उनमें ऐसा किया भी है कि यहां से प्रकाश किरण निकालते हैं और इस C से होकर वो सीधी निकल जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि कई बच्चे पूछ रहे थे कि इसमें इमेज जो है वो कब बनेगी, कि जैसे मैं यहां से निकालूं और वक्रता केंद्र C से प्रकाश किरण को लेके जाएं अपन इस प्रकार से, यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता था। अब पूछ रहे कि यहां ये दोनों प्रकाश किरणें प्रतिच्छेद नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, तो यहां इमेज कैसे बनेगी। मैं आपको बता दूं कि अपवर्तित प्रकाश किरण एक है, एक प्रकाश किरण यहां से गुजार दो मुख्य अक्ष से, ये प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण करते। ये प्रकाश किरण क्यों करते हैं, अपन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। प्रतिबिंब इतनी ऊंचाई का है तो बिंब तो बिंदु मात्र बन नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो प्रतिबिंब की भी क्या होगी, ऊंचाई होगी। उस प्रतिबिंब की कितनी ऊंचाई होगी उसको चेक करने के लिए अपन एक प्रकाश किरण इसके केंद्र से गुजारते हैं C से। तो ध्यान रखना है इसको, इस प्रतिबिंब को बोल देते हैं Q और Q डैश। बिंब की जो ऊंचाई है वो अपन मान लेते हैं H1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लेते हैं H2, माइनस की है साइन कन्वेंशन से। इस पॉइंट को कह दिया O डैश, ये दूरी नेगलेक्ट रहेगी। ध्रुव से बिंब की जो दूरी है वो U है, साइन कन्वेंशन से माइनस, और ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो अपने पास होगी V। अब देखो इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। स्नेल के नियम का अपन यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, स्नेल के नियम का। स्नेल के नियम का अपन यूज करें तो स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, μ2 अपॉन μ1। ये चीजें इसमें है क्या डायग्राम में अपने देखो, μ1 तो क्या है, बाएं माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये इसका मान लो अपवर्तनांक आप, और μ2 है दाएं माध्यम का अपवर्तनांक, ये इसका मान लेते हैं। आई कोण कहां बनेगा, आपतन कोण आई यहां मान लेते हैं, अपवर्तन कोण आर यहां मान लेते हैं। ये जो कोण है ये मान लेते हैं θ1 और ये जो एंगल है ये अपन मान लेते हैं θ2। अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। थ्योरी में आपको क्या लिखना है, माना AB एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जिसके ठीक सामने H1 ऊंचाई का एक बिंब रखा हुआ है तथा Q डैश पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है जिसकी ऊंचाई H2 है। इतना ही आपको काम करना है।
स्नेल के नियम का अपन यूज करके साइन आई अपॉन साइन आर बराबर लिख सकते हैं म्यू टू अपॉन म्यू वन। और अपन कहें कि आई और आर बहुत ही छोटे कोण हैं, आई एंड आर वेरी स्मॉल एंगल, अति अल्प कोण है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन आई को केवल आई लिख सकता हूं। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि टेन थीटा लिखें और थीटा बहुत ही छोटा है, तो टेन थीटा को लगभग बराबर लिख सकते हैं किसके, साइन थीटा के। और ये भी छोटा है तो इसको लगभग बराबर थीटा के, ये तीनों लगभग बराबर होते हैं, तो साइन थीटा को मैं लगभग बराबर लिख सकता हूं थीटा के, या साइन थीटा को लगभग बराबर लिख सकते हैं किसके, टेन थीटा के। तो मैं यहां आई और आर ने लिख के इनको टेन थीटा के बराबर लिखता हूं, तो साइन आई लगभग बराबर हो जाएगा किसके, टेन आई अपॉन टेन आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। इसको कह देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। लिख सकते हैं साइन को लगभग बराबर किसके, टेन के। अब देखो अपने को टेन आई और टेन आर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एक तो निकालना है टेन आई का और एक निकालना है बेचारे टेन आर का। फॉर्मूला देखो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P और P डैश और ये जो O है ये समकोण त्रिभुज है, इसमें देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, P डैश लंब, आधार क्या है PO। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब H1, आधार क्या है माइनस U। तो परपेंडिकुलर क्या है H1 और बेस क्या है माइनस U। टेन आर, आर कौन से ट्राइंगल में है, Q डैश O। ध्यान से देखिए समकोण त्रिभुज, थीटा के सामने वाली भुजा लंब परपेंडिकुलर कोण है माइनस एच टू अपॉन बेस, बेस है V, यहां से लेके यहां तक ध्रुव से बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी V। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज टेन आई अपॉन टेन आर। टेन आई की वैल्यू कितनी, टेन आई की वैल्यू है माइनस एच वन अपॉन यू अपॉन टेन आर है। टेन आर की वैल्यू क्या है, माइनस एच टू अपॉन वी। मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी अपॉन माइनस एच टू बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन। क्या किया अपन ने, इक्वेशन फर्स्ट में टेन आई और टेन आर की वैल्यू रखी है, तो माइनस से माइनस कैंसिल और इसको क्या लिखता हूं, H1 बटा H2 और V अपॉन U, यानी H1 बटा H2 और इनटू में क्या है V अपॉन U इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब वैल्यू निकालेंगे अपन। एक तो थीटा वन और थीटा टू है। जिस प्रकार से टेन आई और टेन आर निकाले थे अपन ने, टेन आई और टेन आर, वैसे ही अपन वैल्यू निकाले टेन थीटा वन और टेन थीटा टू की। चलो वैल्यू निकालते हैं। पहले टेन थीटा वन की निकालेंगे, फिर टेन थीटा टू की निकालेंगे। तो नाउ वी कैलकुलेट, क्यों निकाल रहे हैं आपको पता चल जाएगा। इसमें एक वैल्यू आएगी, देखो टेन थीटा वन क्या है और टेन थीटा टू क्या है। टेन थीटा वन कौन से समकोण त्रिभुज में है, पी ए ओ डैश, पी ए ओ डैश। थीटा वन के सामने वाली भुजा ए ओ डैश लंब, आधार कौन है पी ओ डैश। अब मैंने आपको बताया था ये दूरी इसकी तुलना में नगण्य हो सकती है, बहुत ही छोटी है। तो P से O मापो या P से O डैश मापो, यू ही लेना है आपको, ठीक है। ये दूरी नेगलेक्ट है। तो ये समकोण त्रिभुज कौन सा है, P A O डैश में टेन थीटा का मान निकाल रहे हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना है A O डैश, लंब है A O डैश अपॉन आधार क्या है माइनस यू, आधार है माइनस यू। ऐसे ही टेन थीटा टू इस त्रिभुज में Q A O डैश, थीटा के सामने वाली भुजा ए ओ डैश लंब,
आधार क्या हो जाएगा v, तो ये ए ओ डैश अपॉन v। देखो एक अपन क्या कर सकते हैं, ये कोण θ1 है, बिंब कोण होता है पॉजिटिव साइन कन्वेंशन से, और प्रतिबिंब जो कोण होता है वो होता है नेगेटिव। तो θ2 को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, माइनस का भी लिख सकता हूं। तो θ2 ये किसका होगा, माइनस tan θ2। क्यों होता है, छोटे क्लासेस में पढ़ा ना, बिंब कोण हमेशा धनात्मक होता है, प्रतिबिंब कोण हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक लिया जाता है साइन कन्वेंशन से। अब देखो, अब इसका और इसका अपन डिवाइडेशन करें, इन दोनों का अनुपात करें। एक देखो tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो इसको मैं क्या लिखता हूं, माइनस tan θ2, ये माइनस बाहर आ जाता है। tan θ1 और tan θ2 का अनुपात निकालिए, tan θ1 और ये क्या है, माइनस tan θ2, इन दोनों का देखो, tan θ1 निकाल लिया, tan θ2 तो माइनस का था तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन दोनों का अनुपात कीजिए, अब tan θ1 और जो tan θ2 की वैल्यू निकालिए, क्या है, tan θ1 की वैल्यू क्या है, ए ओ डैश अपॉन माइनस यू, माइनस tan θ2 की वैल्यू क्या है, ए ओ डैश अपॉन वी, तो गुणा में जाएगी तो क्या हो जाएगी, वी अपॉन, उल्टा हो जाएगा ना, वी अपॉन ए ओ डैश से ओ डैश कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा, v अपॉन यू। अब देखो क्यों निकाले, ये वैल्यू पता चल गई, v अपॉन यू आई, किसकी वैल्यू, tan θ1 अपॉन tan θ2, v अपॉन यू की जगह मैं क्या लिखता हूं, tan θ1 अपॉन tan θ2। तो इक्वेशन 2 में इसको अपन पुट कर सकते हैं, इसलिए अपन ने इसको लिखा है। तो इक्वेशन 2 में पुट करें इसको, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में v अपॉन यू को क्या लिखता हूं मैं, tan θ1 अपॉन tan θ2। तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंप्लाइज h1 अपॉन h2, h1 अपॉन h2, v अपॉन यू को क्या लिखेंगे, tan θ1 अपॉन tan θ2, tan θ1 अपॉन tan θ2 इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। अब देखो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा आपके लिए। अब देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 1 वाले एक तरफ हो जाएंगे, μ1 h1 tan θ1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, μ1 h1 tan θ1 बराबर μ2 h2 tan θ2 लिख सकते हैं ना। और ये नियम है आपका क्या है, लैग्रांज का नियम है। अब देखो अपन ने तो बात की थी कि लैग्रांज के नियम में सह-अक्षीय निकाय का उपयोग किया जाता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक गोलीय अपवर्तक पृष्ठों का उपयोग किया जाता है। अपन मान लें कि तीसरा और कोई अपन ने गोलीय अपवर्तक पृष्ठ लगा रखा है, इसके सामने कोई एक और लगा रखा है दूसरा ऐसे। देखो μ1 h1 tan θ1 बराबर है किसके, μ2 h2 tan θ2।
एक और गोलीय अपवर्तक पृष्ठ इसके सामने लगा दिया। तो सिमिलरली थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहां से, यदि 1 1 1 बराबर है 2 2 2 के, तो 2 2 2 ये किसके बराबर होगा? नेक्स्ट के, अपने से अगले के बराबर होते हैं। जैसे इसको लिखें μ2H2 tan θ2 को बराबर लिख सकता हूं मैं किसके? μ3H3 tan θ3 के लिख सकता हूं, क्योंकि μ1H1 tan θ1 अपने से अगले के बराबर है μ2H2 tan θ2 के। तो μ2H2 tan θ2 अपने से अगले के बराबर μ3H3 tan θ3। सिमिलरली अपन बात करें इसको किसके? μ3H3 tan θ3, तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? अपने से अगले के बराबर, यानी μ4H4 tan θ4। तो ये एक सीरीज चलेगी और इसी के लिए लाग्रांज जो नियम है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे n निकाय हैं अपने पास फॉर nth सिस्टम, nवीं निकाय के लिए, जैसे इसके अक्ष के ऊपर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे n गोलीय अपवर्तक पृष्ठों का अपन ने यूज किया। तो nवीं के लिए क्या हो जाएगा? nवीं के लिए लिखूं मैं तो μn hn tan θn, nवीं के लिए होगा। पहले के लिए क्या था? θ1 h1 μ1 ऐसे। μ2H2 θ2 अपने से पहले के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा? अपने से पहले, इससे पहला कौन होगा? μn-1। अरे n से पहले वाला क्या होता है? n-1। तो क्या लिख सकते हैं? μn-1 hn-1 और tan θn-1 लिख सकते हैं। ये भी बात सही है, ये नियम लिया, ये भी सही है, ये भी सही है, सभी सही है। इसको साइक्लिक प्रोसेस में अपन चलाएं। जैसे पहले गोलीय पृष्ठ आ गया 1 पहला, फिर आ गया दूसरा, फिर आ गया तीसरा, ऐसे लास्ट में nवां आ गया। तो μ1H1 tan θ1 बराबर थे μ2H2 यानी दूसरे के μ2H2 tan θ2। ऐसे ही nवां किसके बराबर? इससे पहले वाला क्या होगा? n-1वां। तो nवां किसके बराबर होगा? यानी n-1वां nवें के बराबर होगा। nवां किसके बराबर होगा? पहले के बराबर हो सकता है। ये प्रोसेस को यदि चक्रीय प्रक्रम में लेके जाए जाए, वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं, देखो nवें को पहले के बराबर लिख सकते हैं। जैसे देखो इसको इसके बराबर लिख दिया, सेकंड को थर्ड के बराबर लिख दिया, थर्ड को किसके? फोर्थ के, फोर्थ को किसको? फिफ्थ के, n-1 को किसके? n के। तो n को किसके बराबर लिखें? n के बाद में तो है ही नहीं, टोटल अपने पास कितने स्फेरिकल सरफेस है? n है, तो n के बाद में पहला स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। यानी अपन लिख सकते हैं μn hn tan θn बराबर होगा किसकी? μ1H1 tan θ1 के, या इसको इसके बराबर मान लो, एक ही बात है। कई बुकों में P लिखता है, देखो यदि अपने गोलीय अपवर्तक पृष्ठ P ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, n की जगह क्या हो जाएगा? μPHP tan θP। ये जो नियम है ये कहलाता है लैग्रांज का नियम। क्या कहलाता है? लैग्रांज लॉ। और इसका ही दूसरा नाम क्या विचारेगा? हेल्महोल्ट्ज रिलेशन। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट है, μn-Hn tan θn बराबर होता है μ1H1 tan θ1। जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो आराम से आप निकाल सकते हो। इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट बता दूं आपको कि आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि आबे का ज्या प्रतिबंध और दूसरा ये लाग्रांज का नियम किस प्रकार काम आते हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। एक तो है अपने पास आबे का, ये टॉपिक यहां तक कंप्लीट है आपका, है ना, लाग्रांज। इसके नीचे लिखना यह है नियम, लाग्रांज नियम कहलाता है। आबे का ज्या प्रतिबंध किया था, एक अपन ने किया है लाग्रांज का नियम। दोनों कहां काम आते हैं? देखो लेंस दर्पण या कोई भी अपवर्तक पृष्ठ है, ये दो तरीके से, एक तो छोटा हो अपने पास, एक काफी बड़ा हो। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़े द्वारकों के लिए आबे के ज्या प्रतिबंध का उपयोग किया जाता है। किसके लिए?
बड़े दर्पण या बड़े द्वारकों के लिए। और लाग्रांज का नियम आता है छोटे द्वारकों के लिए। छोटे छोटे लेंस होते हैं ना, छोटे छोटे, बिल्कुल इनके लिए। याद कैसे रखें सर? आबे को लिखो इंग्लिश में, आबे। लाग्रांज को लिखो लाग्रांज। याद कैसे रहेगा? कंफ्यूज करेगा कि कौन सा बड़े लेंसों के लिए उपयोग में लिया जाता है, कौन सा छोटे लेंसों। तो ध्यान रखना है आबे। बी देखो, बी फॉर बिग, बड़े लेंसों के लिए काम में लिया जाता है। एल फॉर लिटिल, छोटे। ये क्या? लिटिल या स्मॉल, छोटे लेंसों। तो ध्यान आपको रखना है, हालांकि इतना जरूरत नहीं है, आपको यहां तक ही ध्यान रखना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। आबे का ज्या प्रतिबंध बड़े लेंसों के लिए उपयोग में लिया जाता है और लाग्रांज का नियम छोटे लेंसों के लिए उपयोग में लिया जाता है। आज जो पढ़ा वो छोटे लेंसों के लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं काफ़ी सारे, इसके बाद में अपन न्यूमेरिकल करेंगे। तो जो भी समझ में नहीं आया वो आप कमेंट में पूछ सकते हो।